वेलकम बैक टू माय चैनल। शत्रुबोध का एपिसोड है 48। आज बात करेंगे जापान के माइजी रेस्टोरेशन के बारे में। माइजी जो है वहाँ के एम्परर थे, वहाँ के बादशाह थे। और वो जो है जब जापान के राजा बने तो जापान में एक बहुत गरीब, टूटा हुआ, टुकड़ा टुकड़ा होने वाला देश था। और जैसे ही उन्होंने जो है वो शासन सत्ता संभाली, लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने नए जापान की नींव रख दी। और उस जापान को इतना मजबूत बनाया कि ना तो उस पर कभी ब्रिटेन ने हमला किया, ना तो उस पर कभी अमेरिका ने हमला किया, बल्कि जापान ने चाइना वाले हिस्से के कोरिया पे हमला किया और पूरा कोरिया हथिया लिया। ताइवान पे हमला किया, पूरा ताइवान हथिया लिया। और मंचूरिया पे हमला किया और रसिया के हाथ से मंचूरिया जो है वो भी हथिया लिया। तो ये कहानी शुरू होती है सकोकू से। ठीक है, अब सकोकू क्या है? तो बाहर के देश के जो लोग हैं वो कन्वर्ट करने आते थे जापान के लोगों को, और बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो भी रहे थे, जिसमें इस्लाम धर्म के भी लोग थे और जिसमें क्रिश्चियन धर्म के लोग भी शामिल थे। तो उन लोगों ने क्या किया, जापान को क्लोज कर दिया बाहर के लोगों के लिए। ठीक है, और जापान में ढेर सारे गवर्नर टाइप लोगों को बना दिया जिनको बोला था शोगन। ठीक, तो शोगन क्या करते थे? शोगन हर डिस्ट्रिक्ट को अपने तरीके से चलाते थे, और वो सलाम जरूर करते थे राजा को, वहां के एम्परर को, बट उसके अधीन नहीं थे कंप्लीटली। ठीक है, मतलब एम्परर तब भी था, बट उसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। ठीक, फिर इसके बाद एक इंसिडेंट होता है मॉरिशन शिप करके है। मॉरिशन शिप जो आया था उसमें एक जने आए थे, कैप्टन था, उनका नाम चार्ल्स डब्ल्यू किंग। वो आए जापान पे, उन्होंने अपनी नाव लगाई, जापान पे बम बरसाए, जापान पे कैनन फायर किया। बट वो उस कैनन फायर का फायदा नहीं हुआ और जापान ने वापस से उनके ऊपर काउंटर अटैक किया और वो वहां से भाग गए। इसके बाद बहुत दिन तक जो है कोई भी अमेरिकी शिप वो जापान तक नहीं आया, और ये भाग के कैंटोन गया था जो कि ब्रिटेन के हाथ में था, और कैंटोन जो है वो चाइना का पार्ट था। मॉरिसन शिप भाग के चाइना गया था। ठीक है, फिर ये वापस आते हैं 1853 में। अमेरिकन आते हैं वापस, मैथ्यू पेरी करके इनका नाम होता है। ये आते हैं टोक्यो में, अपना जहाज लगाते हैं और बड़ी बड़ी बंदूकों से जो है वहां पे फायर करना शुरू कर देते हैं। इतनी बड़ी बंदूकों से फायर करते हैं कि वहां के शोगन जो रहते हैं, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, उनका और इनकी हथियारों का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि वो इनकी सारी शर्तें मान लेते हैं, ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए मान जाते हैं, अपने पोर्ट्स को खोल देते हैं, और एक तरीके से अनकंडीशनल सरेंडर कर देते हैं अमेरिका के सामने। ठीक है, अमेरिका के सामने क्या कर देते हैं? अनकंडीशनल सरेंडर कर देते हैं। इसी बीच में एक काम और होता है जिससे जापान जो है इतनी जल्दी सरेंडर कर देता है। 1839 से 1842 तक में ओपियम वॉर हुई थी पहली चाइना पर। तो उसमें चाइना जो है वो अनइक्वली फंस गया था बंदूकों के सामने, और उस पर बहुत ज्यादा हमले हुए और उसकी ऐसी तैसी हो गई। और चाइना जो है वो जापान से बहुत बड़ा देश था, तो जापान ने उससे सीखते हुए, उस गलती से अपनी सीखते हुए, जब अमेरिकी आए जापान में मैथ्यू पेरी के अंडर में 1853 में, तो उन्होंने उसको अपोज नहीं किया और उसकी सारी शर्तें मान ली। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा मसला फंसता है कि शोगन से जो पब्लिक का कनेक्ट रहता है वो टूट जाता है, क्योंकि मैथ्यू पेरी ने जो है बहुत सारी बंदूकें चलाई थी टोक्यो के ऊपर। उस समय उसका नाम ईडो था। तो वहाँ के लोगों में बड़ा एक ह्यूमिलिएशन का भाव था, है ना? जो जापान के लोग ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि शोगन्स में इंटरनल जो है वो विद्रोह होना शुरू हो गए। और मजेदार, सेकेंड ओपियम वॉर होती है चाइना में, और पूरा का पूरा चाइना जो है वो बर्बाद कर दिया जाता है
1960 आते आते चाइना का जो समर पैलेस था, जो उसकी वहाँ की राजधानी थी, वो सबसे सुंदर महल था वहाँ का, उसको भी जो है जला दिया जाता है और उसके सारे आर्टिफैक्ट्स को लूट लिया जाता है। इससे और ज्यादा जो है जापान डर जाता है और भड़क जाता है एक तरीके से कि भाई जब इनके साथ इतना बुरा हो रहा है तो हमारे साथ क्या ही होगा आगे आने वाले समय में। मतलब एक तो अमेरिकी आ गए हैं, उन्होंने हम पे शर्तें लगा दी हैं और कल को ये लोग जो हैं वो शर्तों को मनवाने के लिए हमारे बाकी शहरों पे हमला करेंगे और बाकी शहरों को लूट लेंगे। फिर जो है 1863 में जो शोगन क्लास थी जिसने सरेंडर किया था जापान के खिलाफ, जापान एम्परर, सॉरी, अमेरिका के सामने सरेंडर किया था और एम्परर से सलाह जो है वो नहीं ली थी, या फिर एम्परर जो है बाद में बागी हो गए थे। तो उन्होंने जो है फ्रांस से मदद मांगी। 800 सोल्जर्स आए फ्रांस से। एक बंदूक थी टॉमी मशीन गन करके, वो भी आई और उससे उन लोगों ने वहां पे उस चीज को स्थापित करने की कोशिश की कि हाँ हम लोग इन्हीं के अंतर्गत रहेंगे। इससे और लोग भड़क गए जब इनके पास ज्यादा हथियार आने लगे और ये सब करके। और शोगन्स में भी बहुत बड़ा एक तबका था जो कहता था कि जो है, क्या था वो, रिवेयर द एम्परर एक्सपेल द बारबेरियंस, रिवेयर द एम्परर एक्सपेल द बारबेरियंस। इसका मतलब है कि जो हमारे महाराज हैं उनकी जो है वो इज्जत करो, उनको जो है उनकी बात मानो, और जो बारबेरियंस है जो बाहर से आए हैं उनको यहाँ से मार के भगाओ। इसी के चलते चलते 1868 में जो है मेइजी वो महाराज बनते हैं जापान के, ठीक है। और उनकी एज उस समय थी टोटल 14 साल, कुछ लोग कहते हैं 13 साल, कुछ लोग कहते हैं 14 साल। अब जब ये बनते हैं उसके बाद भयंकर लड़ाई होती है जापान के अंदर, ताक ढुसुम ढुसुम। अब सोगन जो है वो मेंटली भी, जो नैरेटिव वाला जैसे वोटिंग वाला जो एक वो होता है पॉपुलर नैरेटिव, हार रहे थे क्योंकि वो बाहर के लोगों के साथ मिल के लड़ाई लड़ रहे थे। और एम्परर जो है वो महाराज जो है वो जापान के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो वहां के लोगों ने जो है एम्परर का साथ दिया और शोगन्स जो है डिफीट हो गए। उस वॉर का नाम था पोशिन वॉर। 1869 में, एक साल बाद, जिस दिन वो राजा बने थे, महाराज बने थे, उसके एक साल बाद वो हार गए। ठीक है, सुपर पावर्स और जो है सारे शोगन्स की ऐसी तैसी कर दी। जो शोगन्स ने सरेंडर कर दिया वो उनको जो है एम्परर ने अपनी सेना में शामिल कर लिया और उनको जो है अलग 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 विभाग दे दिए गए ताकि वो संचालन में मदद करें। सबको नहीं मारा उन्होंने, जितने शोगन्स ने सरेंडर कर दिया था उन सबको उन्होंने नहीं मारा। अब इसके बाद शुरू होता है रिफॉर्म्स का वो दौर जो है वो जापान के अंदर, क्योंकि अब जापान को ये समझ में आ गया था कि हम जो है मुश्किल से मुश्किल लड़ नहीं सकते हैं इन लोगों से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो ये रिफॉर्म का नाम था इवाकुरा, इवाकुरा मिशन, जो कि यूरोप गया और वहां से चीजें लर्न करके आने वाला था। तो इन्होंने मजेदार ये किया कि वो फ्रांस भी गए, वो जापान भी गए, वो ब्रिटेन भी गए, वो जर्मनी भी गए। फिर उन्होंने जर्मनी को डिसाइड किया कि हम जर्मनी के साथ ही सारी चीजें आगे सीखेंगे। इसी बीच में एक चीज और होती है कि जब ये शोगन्स हारे थे तो समुराइज पे भी जो है महाराज ने जो है वो लगा दिया था कि अब समुराइज जो है तलवार लेके नहीं चलेंगे। और ये जो है क्या नाम है, 4 साल इनको जो है आर्मी में जबरदस्ती नौकरी करनी पड़ेगी। जो लड़का 21 साल का है वो 4 साल तक जापान की मिलिट्री में नौकरी करेगा ही करेगा। तो इससे भी समुराई नाराज हो गए कि हमको एक तो पैसा नहीं दे रहे हैं, ऊपर हमसे जबरदस्ती जो है मजदूरी करवाना चाहते हैं। इन्होंने हमला कर दिया। इस लड़ाई को बोलते हैं सेट्सुमा रिबेलियन, सेट्सुमा रिबेलियन। इसको भी जो है फिर जापान के लोगों ने जो है वो पूरी तरह से कुचल दिया। और एक बात इसमें ये दिक्कत थी कि जो समुराइज थे वो बंदूक को समझ नहीं पाए, उसकी उपयोगिता को समझ नहीं पाए, तो तलवार लेके राजा के सामने आ गए। राजा ने तब तक जो है हथियार खरीद लिए थे भाई। तो उन्होंने जब हथियारों से हमला किया तो समुराई सारे के सारे वहां पे गायब हो गए भाई। फिर आता है आपका 1885। फिर जर्मनी से जो है ये लोग जो है अपना वो कर लेते हैं कि हम जो है जर्मनी से कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे, है ना।
तो 1889 में जर्मनी से सीखते हुए, अपने देश को देखते हुए इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया। अब आता है मजेदार, जो 1889 में मतलब 90 आ गया लगभग लगभग। अब जो है इसके बाद से जो है वो हमला करना, और जापान जो है अपने पंख फैलाना शुरू करता है। सबसे पहले हमला करता है कोरिया के ऊपर। कोरिया उस समय चाइना का पार्ट था, और पूरे कोरिया को वो अपने अंडर कर लेता है। एक बहुत सारी चेन्स थी आइलैंड्स की, उस पे भी वो कब्जा कर लेता है। ताइवान पर भी जापान कब्जा कर लेता है। ये सब किया उसने 94 में, 1894 में, यानी कि 6 साल पहले, 1900 से 6 साल पहले। फिर 1900 आते आते वो रसिया की टेरिटरी रहती है मंचूरिया, उस पर भी वो हमला कर देता है, उसको भी अपने अंडर कैप्चर कर लेता है। तो और मजेदार, इन दोनों लड़ाइयों के लिए वो जो है वो चाइना को ही दोषी ठहरा देता है, और उनसे बहुत सारा चांदी एज कंपनसेशन ले लेता है। जैसे वो, किसी ने अगर वेब सीरीज देखी हो रैगनर लॉथब्रुक वाली, वाइकिंग जो है, उसमें वो किंग एला पे हमला करता है। किंग एला से ही जो है 2000 पाउंड या समथिंग जो है वो सिल्वर के सिक्के ले लेता है। तो वैसे ही कुछ हुआ था। फिर 1899 आता है, और चाइना के लोग अंदर से सारी शक्ति इकट्ठा करके, हथियार इकट्ठा करके ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस समय जापान 8 देशों के साथ मिलके, जिसमें रसिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस, सब मिलके चाइना पे हमला करते हैं, और चाइना का बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें भी जो है जापान शरीफ होता है, और क्या नाम है, इनकी ऐसी तैसी करता है चाइना की। ये सब खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है जापान दोबारा अटैक करता है, जापान के सॉरी चाइना के ऊपर 1931 में। 1931 में साइनो जापानीज सेकेंड वॉर होती है। पहली वॉर वो एक कोरिया वाली पहली होगी फिर तो, फिलहाल सेकेंड जापानीज वॉर होती है 1931 में, जिसमें नैनकिंग मैसेकर होता है। नैनकिंग मैसेकर होता है। एक बात और थोड़ी सी बताना भूल गए थे, कि 1900 में जो है वो जापान जो है वो रशिया को हराता है, और उसके बाद मेजी जो है 1912 में खत्म हो जाते हैं। तो ये मेजी रेस्टोरेशन जो है वो देखा जाए तो 1912 में खत्म हो गया, क्योंकि मेजी एज एन एम्परर जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जापान ने जितनी हथियार इकट्ठा कर लिए थे, जितनी ट्रेन बना ली थी, जितनी रेल की पटरियां बना ली थी, जितनी फैक्ट्रीज बना ली थी, वो इतनी ज्यादा तादाद में थी कि अब जापान जो है वो बदला लेने जा रहा था ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी नहीं सॉरी जर्मनी के साथ तो मिलके अमेरिका से भी वो बदला लेने जा रहा था। इसको जापान को नाराजगी किस बात की थी? जापान ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1919 वाली वर्ल्ड वॉर में साथ दिया था इन लोगों का, और जीत भी गए थे लोग। लेकिन इन लोगों ने जो है ये नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि सारी जो रेस होती हैं वो समान होती हैं। इससे जापान जो है बहुत ज्यादा नाराज था। फिर 1932 में वो मंचूरिया पे हमला करता है। 1937 में चाइना में नैनकिंग मैसेकर करता है। फिर 1940 में पर्ल हार्बर होता है, और 1945 में जापान हार जाता है। ये रही कहानी जापान की। 45 के बाद भी देखिए जापान बहुत जल्दी इंप्रूव करता है। 1970 आते आते जापान फिर से कार जो है वो मैन्युफैक्चर करके बेचना शुरू कर देता है, और सारे देशों को वो ये काम करना शुरू कर देता है। और अगर एज अ भारतीय कहा जाए तो भारत में मारुति जो कार पहली बनी थी वो जापान के ही लोगों ने भारत को दी थी, इसलिए जापान इस मामले में उनका आभारी भी है। थैंक यू।